गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में अपन एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, जो आपके राजस्थान बोर्ड के पर्पज से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से आपके 4 नंबर का क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें आप किसका अध्ययन करते हो, वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करते हो, अध्ययन करते हो। क्या कहलाती है? रासायनिक प्रकृति। देखो, आपको उसके बारे में मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे। पहला पॉइंट क्या लिखवाया था कि किसी अभिक्रिया के होने या नहीं होने को कौन निर्धारित करता है? ऊष्मागतिकी। डेल्टा जी बराबर क्या होना चाहिए? नेगेटिव। वो अभिक्रिया तो होगी, और यदि डेल्टा जी का मान नेगेटिव नहीं है तो वो अभिक्रिया नहीं होगी। कोई अभिक्रिया किस समय तक होगी या कब तक पूर्ण होगी, इसकी जानकारी कौन देता है? रासायनिक साम्य देता है। उसके बाद में जो आपकी रासायनिक बलगतिकी है वो किसके बारे में बताएगी? ये अभिक्रिया किस वेग से होगी, और इस अभिक्रिया के वेग या रेट को कौन कौन से कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इन सब कारकों का अध्ययन इसमें करेंगे अपन इसमें। फिर अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था उसके बाद में वेग के आधार पर अभिक्रियाओं का प्रकार। 3 अभिक्रिया पढ़ी, फास्ट रिएक्शन या आयनिक अभिक्रिया या तात्सनिक अभिक्रिया। दूसरी पढ़ी अपन ने अतिमंद अभिक्रिया या वेरी स्लो रिएक्शन। तीसरी पढ़ी अपन ने स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जिनके वेग इतनी बहुत तेज गति से होती है कि वेग का मापन नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मध्य होने वाले अभिक्रिया। उसके बाद में अपन ने पढ़ा मंद अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से होती है, इनके वेग का भी क्या नहीं किया जा सकता? मापन। जैसे चट्टानों का क्षय, पेट्रोलियम कोयला का बनना या लोहे पर जंग लगना, ये सब चीजें अपन ने वहां पर उदाहरण देखे। लास्ट में पढ़ा मंद अभिक्रिया जिनके वेग का आप क्या कर सकते हो? निर्धारण कर सकते हो, मापन कर सकते हो, सभी क्या होती है? मंद अभिक्रिया। जो अपन केमिकल काइनेटिक्स में जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं या अपने डेली जीवन में जो भी अभिक्रिया होती है, वो जिनको अपन देख सकते हैं या उनके वेग का मापन कर सकते हैं, वो सारी की सारी किस में आती है? आपकी स्लो रिएक्शन। तो अपने को मेनली काइनेटिक्स में कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है? स्लो रिएक्शन पढ़नी है। उसके बाद में आपको बताया था रेट या वेग की परिभाषा। वेग क्या होता है सिंपल भाषा में? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल करते हैं। तो यहाँ पे अपन अभिकार को उत्पादों की क्या कह रहे हैं? सांद्रता। तो इकाई समय में क्रिया कारक या उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। देखो, अभिक्रिया का वेग दो अभिकारकों के संदर्भ में और उत्पादों के संदर्भ में। अभिकारकों की सांद्रता क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे क्रिया होती जाएगी, और उत्पादों की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अभिकारकों के संदर्भ में क्या लिखा था अपन ने? नेगेटिव, और उत्पादों के संदर्भ में क्या लिखा था? पॉजिटिव। किसी भी अभिक्रिया का वेग क्या नहीं होता? नेगेटिव नहीं होता। केवल नेगेटिव और पॉजिटिव तो किसको दर्शाते हैं? सांद्रता में कमी को या सांद्रता में वृद्धि को दर्शाते हैं। उसके बाद में अपन ने प्लॉट बनाया था वेग किस रूप से घटता है? चरघातांकी रूप से। तब मैंने कहा था जब आरएनए इक्वेशन पढ़ाऊंगा, टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ाऊंगा, तब आपको यहाँ पे इस प्लॉट का मतलब समझाऊंगा किस तरह से ये चरघातांकीय रूप से घटता है। उसके बाद में अपन ने अभिकारकों की सांद्रता और उत्पादों की सांद्रता और समय में, तो अभिकारकों की सांद्रता घट रही थी, उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा औसत वेग। तो एक निश्चित मापने योग्य समय अंतराल पर अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है? औसत वेग। उसमें मैंने आपको प्रूफ किया था कि अभिक्रिया का वेग नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या होता है? केवल सांद्रता में कमी को या वृद्धि को दर्शाते हैं। अपन ने माना था R1 T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता R1 थी, T2 पर क्या थी? R2। और R1 का मान हमेशा क्या होता है? R2 से ज्यादा होता है। इस कारण से जो आपने अंतर लिया था वो क्या आ रहा था? नेगेटिव। और वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग कभी भी क्या नहीं होता? ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। अरे अभिक्रिया किसी न किसी वेग से तो क्या करती है? गति करती है। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन तात्सनिक वेग या इनस्टेंटेनियस वेग। तो देखो, तात्सनिक वेग क्या होता है? किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? तात्सनिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? तात्सनिक वेग कहलाता है। और तात्सनिक वेग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? समय अंतराल को क्या करते हैं? बहुत सूक्ष्म लेके चलते हैं। यदि औसत वेग के समय अंतराल को आप लगभग 0 के बराबर कर दो तो औसत वेग क्या हो जाएगा? आपका तात्सनिक वेग हो जाएगा। तो तात्सनिक वेग की परिभाषा क्या होगी भाई? किसी निश्चित स्थान पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग
किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो तात्क्षणिक वेग को ज्ञात करने के लिए आपको समयांतराल को क्या लेना पड़ेगा भाई? अत्यंत सूक्ष्म लेना होगा। तो समयांतराल डेल्टा टी को अत्यंत सूक्ष्म लेकर तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जाता है। तो आप जब तात्क्षणिक वेग ज्ञात करते हो तो समयांतराल को क्या लेना होगा भाई? आपको अत्यंत सूक्ष्म लेना होगा। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा टी का मान लगभग कहाँ लेना होगा? आपको शून्य के आसपास लेना होगा। तो आप कह सकते हो कि तात्क्षणिक वेग बराबर क्या हो जाएगा? यदि औसत वेग में आप समयांतराल को डेल्टा टी को क्या ले लो? लगभग 0 के बराबर ले लो, तो वो औसत वेग क्या हो जाएगा? आपका तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। देखो तात्क्षणिक वेग पे आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आते, क्योंकि ये किससे होते हैं? अवकलन समाकलन से होते हैं, समाकलन से। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या देखनी है? इसकी डेफिनेशन देखनी है। तो आप लिख सकते हो आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा भाई? देखो अपन डेल्टा कब लेते हैं? जब अंतर क्या होता है? बड़ा होता है। और डी कब लेते हैं? जब अंतर क्या होता है? स्मॉल अंतर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आर इंस्टेंटेनियस या आपका तात्क्षणिक क्या हो जाएगा? माइनस डी आर अपॉन डी टी। क्रियाकारक के संदर्भ में वहां पे अपन औसत वेग में क्या ले रहे थे? डेल्टा बड़े अंतर के लिए लेते हैं, जबकि अपन यहाँ पे क्या लेके चल रहे? समांतराल को लगभग शून्य। तो ये क्या हो जाएगा? डी आर अपॉन डी टी। या प्रोडक्ट के संदर्भ में क्या हो जाएगा? प्लस डीपी अपॉन dt। या आप कह सकते हो प्लस माइनस dc अपॉन dt। c यहाँ पे क्या है? सांद्रता है, चाहे क्रियाकारक की हो चाहे उत्पाद की हो। तो उत्पाद के संदर्भ में क्या हो जाएगा? dp अपॉन dt, और क्रियाकारक के संदर्भ में क्या हो जाएगा? माइनस का dr अपॉन dt। तो तात्क्षणिक वेग क्या हो गया भाई? किसी निश्चित क्षण पर, मतलब एक फिक्स टाइम पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही क्या कहलाता है? आपका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और तात्क्षणिक वेग को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? समय अंतराल डेल्टा टी को क्या लेके चलना होगा? अत्यंत सूक्ष्म लेकर चलना होगा। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? लगभग 0। यदि औसत वेग में आप डेल्टा टी को लगभग 0 कर देते तो उसका मान किसके बराबर हो जाता है? तात्क्षणिक वेग के बराबर। तो तात्क्षणिक वेग क्या हो गया भाई? आर इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो गया? क्रियाकारक के संदर्भ में माइनस का डी आर अपॉन डी टी, उत्पाद के संदर्भ में प्लस का डीपी अपॉन डी टी, या आप सामान्य लिखना चाहते हो तो प्लस माइनस डीसी अपॉन डी टी। देखो कल अपन औसत वेग के लिए क्या खींचे थे? समय और सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचा था। तो वहां पे अपन क्या कर रहे थे? दो सांद्रताओं के बीच का अंतर निकाल रहे थे और दो समय के बीच का अंतर निकाल रहे थे। तो उनका अनुपात ही क्या कहला रहा था? आपका औसत वेग कहला रहा था। अपन ने अभिकारकों के संदर्भ में भी देखा और उत्पाद के संदर्भ में भी देखा। आज यहाँ पे अपन उसी के लिए तात्क्षणिक वेग के लिए भी ग्राफ खींचेंगे। किसके लिए? समय और सांद्रता के मध्य। तो वहां से तात्क्षणिक वेग आप वहां पे अनुपात के आधार पर निकाल रहे थे, लेकिन
यहाँ पे समय व सांद्रता के मध्य खींचे गए ग्राफ में किसी विशिष्ट सांद्रता और विशिष्ट समय पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल क्या कहलाता है? आपका दार्शनिक वेग कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? समय व सांद्रता के बीच खींचे गए ग्राफ में किसी विशिष्ट सांद्रता एवं विशिष्ट समय के संगत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। अर्थात आप जब समय और सांद्रता के मध्य क्या खींचते हो? ग्राफ खींचते हो, तो किसी ग्राफ में किसी विशिष्ट सांद्रता और विशिष्ट समय के संगत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? भाई आपके दार्शनिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो अपन दोनों के संदर्भ में बनाएंगे, अभिकारकों के संदर्भ में भी और उत्पादों के संदर्भ में भी। तो ये यहाँ पे क्या है? अभिकारकों की सांद्रता और नीचे क्या है आपका? समय। अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है भाई? समय के साथ डिक्रीज होती है। ये हो गया। तो देखो, इस आपकी रेखा पर किसी विशिष्ट सांद्रता, मान लो यहाँ पे क्या है? एक विशिष्ट सांद्रता है, तो इसके संगत खींची गई इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या कहलाता है? आपका आर दार्शनिक वेग के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का dr/dt। तो ये ढाल किसके बराबर हो जाएगा भाई? आर इंस्टेनियस के या आपके दार्शनिक वेग के बराबर। ढाल का मतलब क्या हो जाएगा? tan थीटा से होता है। इसी तरह से आप उत्पादों के संदर्भ में ले लो। नीचे क्या होगा भाई? आपका समय, और यहाँ पे क्या होगी? उत्पादों की सांद्रता। तो समय के साथ में उत्पादों की सांद्रता क्या होती है भाई? बढ़ती है। समय के साथ में क्या होती है? उत्पादों की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। तो इस ग्राफ पे किसी विशिष्ट सांद्रता या विशिष्ट समय पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो ये क्या खींच दी आपने? स्पर्श रेखा। और इस स्पर्श रेखा का ढाल क्या कहलाता है? आपका प्लस का dp/dt। ये क्या कहलाएगा? आपका दार्शनिक वेग कहलाएगा। तो समय और सांद्रता के बीच में यदि आप कोई ग्राफ खींचते हो, तो उस ग्राफ का ढाल किसको प्रदर्शित करता है भाई? आपके दार्शनिक वेग को क्या कर देता है? प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से आप क्या निकालते हो? दार्शनिक वेग का मान निकाल सकते हो। इस समय और इस सांद्रता पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल क्या कहलाता है? आपका दार्शनिक वेग को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से दार्शनिक वेग क्या हो गया भाई? किसी निश्चित क्षण पर, अर्थात जिस क्षण का आपको पता होगा उसका उस समय जो वेग होता है वो क्या कहलाता है? आपका दार्शनिक वेग कहलाता है।
आपके लास्ट रेट क्या बच गई, आपकी इनिशियल रेट या प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मतलब जब कोई अभिक्रिया शुरू होती है उस वक्त जिसका उसका वेग होता है वो क्या कहलाता है, उसका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग से मतलब t बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, आपका प्रारंभिक वेग। समय और सांद्रता के बीच खींचे गए ग्राफ में t बराबर 0 पर अब स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या कहलाता है, किसको प्रदर्शित करता है, आपके प्रारंभिक वेग को। तो प्रारंभ में परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रारंभ में t बराबर 0 पर किसी अभिक्रिया का वेग, t बराबर 0 पर किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। किसी अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। समय और सांद्रता के मध्य, समय व सांद्रता के मध्य ग्राफ में t बराबर 0 पर स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है। अर्थात t बराबर 0 पर जो वेग है वही क्या हो जाएगा, रिएक्शन का इनिशियल रेट हो जाएगा। और जब आप ग्राफ खींचते हो तो t बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या कहलाएगा, आपका प्रारंभिक वेग। तो मान लो आपने क्या खींचा, एक प्लॉट खींचा किस किस के मध्य, समय और सांद्रता के मध्य, समय और सांद्रता के मध्य। ये क्या हो गया, अभिकारकों के संदर्भ में ले रहे हैं। तो इस वक्त t बराबर 0 पर, यहाँ पे देखो टाइम, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या कहलाता है, आपका प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, रेट क्या हो जाएगी, किसके बराबर, वेग किसके बराबर हो जाएगा, dx अपॉन dt। x क्या हो जाएगी, मान लो कोई भी आपका क्रियाकार है तो उसकी सांद्रता के बराबर हो जाएगी। तो t बराबर 0 पर जो वेग होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रारंभिक वेग कहलाता है। और समय और सांद्रता के मध्य जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो t बराबर 0 पर जो आपकी स्पर्श रेखा आती है उसका ढाल ही क्या कहलाता है, आपका प्रारंभिक वेग कहलाता है। तो यहाँ पे t बराबर 0 पर इस स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या कहलाएगा, आपका प्रारंभिक वेग कहलाएगा। इस तरह से अपन ने रेट की परिभाषा पढ़ ली, उसके टाइप पढ़ लिए कितने कितने प्रकार के। अब बात करते हैं आपके पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि औसत वेग पे किस तरह से न्यूमेरिकल आता है, फिर आगे अपन वेग और स्टैक्योमेट्री में संबंध करेंगे, उसके ऊपर आने वाला न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब अपन करते हैं औसत वेग पे किस हिसाब से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल इजी से आते हैं, 2 समय अंतराल देंगे, 2 सांद्रता देंगे, दोनों का अंतर करना है और क्या देना है, बटा करके आपको आंसर निकालना। देखो आपको क्वेश्चन दे रहा है 2a से क्या बन रहा है, कोई अभिक्रिया है, 2a से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, कोई उत्पाद बन रहा है। मतलब एक क्रिया कारक के 2 मोल आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहा है। रिएक्शन में एक की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर कितनी हो गई भाई, आपकी 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है। तो इस समय अंतराल में अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए, मतलब औसत वेग या अभिक्रिया वेग कीजिए। तो देखो टाइम तो क्या कह रहा है 10 मिनट में, तो डेल्टा टी का मान तो कितना दे रखा है उसने, 10 मिनट दे दिया भाई आपको।
R1 का मान कितना है आपका 0.5 मोल पर लीटर और R2 का मान कह रहा है कि 10 मिनट बाद में कितनी हो गई 0.4 मोल पर लीटर। अब आपसे पूछ रहा है इस समय अंतराल पर अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए, तो आप निकाल लो क्या डेल्टा। तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा भाई, रेट बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अभिकारकों के संदर्भ में आप क्या लिखोगे माइनस का डेल्टा। तो देखो डेल्टा आर का मान निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। अब यहाँ पे आपका R2 डेल्टा आर कितना आ गया, R2 का मान कितना है 0.4 और इसका मान कितना है भाई आपका 0.5, तो ये कितना आ गया भाई माइनस का 0.1 मोल पर लीटर आ गया। तो डेल्टा आर का मान आपका आ गया माइनस का 0.1 मोल पर लीटर। अब आप यहाँ पे डेल्टा टी का मान आपको पता है, आर का मान रख दो, तो रेट क्या हो जाएगी भाई आपकी माइनस इंटू माइनस 0.1 अपॉन टाइम कितना है आपका 10 मिनट। एक बटा दो। ये आपका भी स्टोइकोमेट्री में समझाऊंगा मैं कि यदि क्रियाकारक के उत्पादों के मोल है वो अगर वेग निकालते समय क्या हो जाएगा, इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या जाएगा, इनके मोल क्या आ जाएंगे नीचे बटे में आ जाएंगे, मतलब मोल का भाग लग जाएगा। तो ये अभी स्टोइकोमेट्री पढ़ाऊंगा तब यहाँ पे। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा इसका माइनस का 1/2 डेल्टा। तो यहाँ पे देखो आपने टाइम रख दिया ये रख दिया, तो यहाँ से ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 0.1, नीचे कितना बच गया आपका 20। एक इससे 10 वाला हटाओगे तो ये कितना बच जाएगा 1/200, नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर मिनट। सांद्रता बटे समय, समय किस में ले रहे हो आप मिनट में, तो इकाई क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। तो आपकी अभिक्रिया का वेग क्या आ गया 5 गुना 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर मिनट आ गया। तो देखो अभी ये स्टोइकोमेट्री और अभिक्रिया वेग में संबंध बताऊंगा, तो इसका रेट समीकरण क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे 1/2 क्यों आया, क्योंकि अभिकारक और उत्पादों के संदर्भ में जितने भी उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, रस समीकरणितीय गुणांक होते हैं, वो क्या हो जाते हैं बटे के अंदर आ जाते हैं। अभी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपन इनके बीच संबंध, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी रेट इक्वेशन अपन ने ये ऐसी क्यों ली थी। तो इस तरह से आप औसत वेग भी क्या निकाल सकते हो, आप दो सांद्रता देंगे उनमें क्या कर लेना अंतर कर लेना, और उत्पाद के संदर्भ में जैसे बढ़ रहा है तो उत्पाद हो जाएगा, तो ये डेल्टा आर का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपकी रेट क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। डेल्टा टी का मान उसमें दे रखा है, डेल्टा आर का मान आपने निकाल लिया, बस रेट इक्वेशन लगाओ इसमें रखो, आपका आंसर क्या जाएगा। ध्यान रखना आपको यहाँ पे यूनिट का भी स्पेशल ध्यान रखना है। यदि आपसे सेकंड में आंसर पूछता है तो आप क्या करोगे 60 का भाग दोगे, तो क्या जाएगा सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई 60, तो यदि सेकंड में पूछ रहा है तो सेकंड में निकालना, और यदि मिनट में कुछ नहीं दिया हुआ तो आप अपने हिसाब से मिनट सेकंड किसी में भी निकाल सकते हो। देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग और स्टोइकोमेट्री, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा रिलेशन
between rate and stoichiometry of reaction। ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्री में संबंध। देखो आपको ये अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्री में संबंध क्यों दिया गया। जैसे आप 1 मोल क्रियाकारक क्रिया करके 1 मोल उत्पाद बना रहे हैं, तो उत्पाद के संदर्भ में हो या क्रियाकारक के संदर्भ में, जब दोनों के क्या हो, 1 मोल क्रिया कर रहे हो 1 मोल बन रहा हो, तो उसमें तो कोई लड़ाई नहीं है। चाहे अभिकारक के संदर्भ में ले लो अभिक्रिया वेग, चाहे उत्पाद के संदर्भ में ले लो। लेकिन यदि 1 मोल अभिकारक से 1 से अधिक मोल क्या बन जाए, उत्पाद बन जाए, या अधिक मोल अभिकारक से कम मोल क्या बने, आपका उत्पाद बने, तो उस समय अभिक्रिया के वेग को आप कैसे निर्धारित करोगे। और ये स्टोइकियोमेट्री में संबंध क्यों दिया गया। जैसे आपको किसी एक अभिकारक का अभिक्रिया वेग पता है, तो दूसरे अभिकारक का अभिक्रिया वेग उसकी सहायता से आप कैसे निकालोगे। तो ये संबंध मेनली किसके लिए दिया गया, जिन रिएक्शन में 1 से अधिक मोल, 1 से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्रियाकारक क्रिया करते हैं, या 1 से अधिक मोल अभिकारक क्रिया करते हैं, या 1 से अधिक मोल क्या बनते हैं, आपके उत्पाद बनते हैं। तो उन अभिक्रियाओं के लिए क्या है, ये संबंध दिया गया, ताकि आप किसी एक अभिकारक के वेग की सहायता से अभिक्रिया के उत्पाद और क्रियाकारक के मोल को क्या कर सको, वेग को क्या कर सको, निर्धारित कर सको। तो सामान्य माना एक अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया है आपकी, क्या है, 1 मोल, जैसे A से क्या बन रहा है आपका, B बन रहा है। एक अभिक्रिया है आपका, A से क्या बन रहा है, B बन रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 मोल A से क्या बन रहा है, 1 मोल B बन रहा है। तो यहाँ पे तो कोई लड़ाई नहीं है आपकी भाई, जितना अभिकारक इसका वेग हो उतना ही क्या हो जाएगा इसका। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा भाई आपका, अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, -dA/dt बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का dB/dt। तो आप कह सकते हो कि अभिक्रिया का वेग यदि 1 मोल अभिकारक से 1 मोल उत्पाद बन रहा है, क्योंकि जितने समय में 1 मोल एक क्रिया करता है, उसी समय में B का कितना मोल बन जाता है, 1 मोल। तो यहाँ तो कोई लफड़ा नहीं है आपका कि अभिकारक और उत्पाद के संदर्भ में क्या आएगा, वेग क्या आ जाएगा, समान। लेकिन एग्जांपल सेकंड की बात करते हैं अपन। मान लो A से क्या बन रहे हैं, 2 मोल B के बन रहे हैं, A से क्या बन रहे हैं, 2 मोल B बन रहे हैं। के लिए आप रेट कैसे लिखोगे, के लिए आप वेग समीकरण कैसे लिखोगे। तो एक चीज ध्यान में रखना, क्लास 11 में आपने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें अपन पढ़ते हैं निर्माण की उष्मा, संवहन की उष्मा या निर्माण की उष्मा, और एक पढ़ते हैं विघटन की उष्मा। तो दोनों ही किसके लिए पढ़ी जाती है भाई, 1 मोल के लिए। अर्थात किसी यौगिक का निर्माण या निर्माण की उष्मा किसके लिए निकाली जाती है, उसके 1 मोल के लिए, और उसके विघटन या वियोजन की ऊर्जा भी, उष्मा भी किसके लिए निकाली जाती है, 1 मोल के लिए। तो किसी भी पदार्थ का निर्माण क्या होता है, 1 मोल के लिए, और उसका वियोजन भी क्या होता है, 1 मोल के लिए। अरे जालक ऊर्जा की परिभाषा में यही तो पढ़ते हैं अपन, 1 मोल पदार्थ के निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होती है वो क्या कहलाती है, आपकी लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो यहाँ पे देखो आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक के विघटन की दर क्या होगी, B के निर्माण की दर क्या होगी, और अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर उसी हिसाब से देना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, A के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी भाई, 1 मोल के लिए माइनस का dA/dt। एक के विलुप्त होने की दर, देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, विलुप्त होने की दर, बनने की दर और अभिक्रिया वेग। स्टोइकियोमेट्री पे आपको एक रिएक्शन दे देंगे, ये कह देंगे भाई A के विलुप्त होने की दर इतनी है, तो B के बनने की दर ज्ञात कीजिए और अभिक्रिया वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे A के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी, माइनस का dA/dt। ध्यान रखना विलुप्त होने की दर और बनने की दर 1 मोल के लिए ज्ञात की जाती है, और B के बनने की दर
क्या हो जाएगी भाई आपकी प्लस का dB अपॉन dt। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछता है क्वेश्चन a के विलुप्त होने की दर तो क्या निकालोगे माइनस का dA अपॉन dt, और b के बनने की दर निकालोगे तो क्या निकालोगे प्लस का dB अपॉन dt। तो ध्यान रखना बनना और टूटना सिर्फ और सिर्फ एक मोल के लिए होता है। तो अब बात बच गई कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। स्टोइकियोमेट्री द्वारा अभिक्रिया वेग, स्टोइकियोमेट्री द्वारा अभिक्रिया वेग। यहां पे देखो जिस समय में एक मोल क्रिया करता है उस वक्त b का कितना करता है भाई 2 मोल बन जाते हैं। एक मोल से b के कितने मोल बनते हैं भाई 2 मोल। तो यहाँ पे अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई आपकी माइनस का dA अपॉन dt बराबर प्लस का 1/2 dB अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा आपका अभिक्रिया वेग हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मोल कंसेप्ट में जाता है, आप स्टोइकियोमेट्री वहां पे पढ़ते हो। तो यहाँ पे देखो एक मोल से कितना बन रहा है आपका उत्पाद 2 मोल। तो यहाँ पे अभिक्रिया वेग स्टोइकियोमेट्री में संबंध किसके लिए दिया गया था ताकि आप सभी अभिकार को और उत्पादों की वेग को क्या कर सको बराबर कर सको। तभी आपको मान लो ये मान पता है तो इसका मान क्या कर सकते हो आप प्राप्त कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1 मोल से कितना मोल बन रहा है 2 मोल। तो इसके 1 मोल के बराबर इसका आधा मोल हो जाएगा नहीं, तभी तो बात होगी भाई 1 से कितना बन रहा है 2 मोल। तो यदि मान लो ये 1 मोल बने तो ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तो इसका और इसका वेग क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। सामान्य सी बात में कहूं कि किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर को और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग देकर क्या किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है। किसी अभिक्रिया के वेग में अभिकारकों की सांद्रता में कमी को और उत्पाद में सांद्रता में वृद्धि की दर को उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग द्वारा क्या किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात आपको क्या देखना है अभिक्रिया का वेग निर्धारित करना है। मैं भी सामान्य समीकरण बताऊंगा, उसके अंदर जो इनके मोल दिए होंगे उनके क्या दे दोगे भाग दे दोगे। लेकिन अगर आपसे क्या पूछता है बनने की दर और विलुप्त होने की दर तो आप आंसर किसके लिए निकालोगे 1 मोल के लिए निकालोगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती होती है, आप क्या करते हो वेग को क्या बता देते हो विलुप्त होने की दर या बनने की दर, या आप इन दोनों को क्या बता देते हो अभिक्रिया का वेग। तो यहाँ पे क्या थोड़ा ध्यान रखना विलुप्त होने की दर और बनने की दर दोनों किसके लिए निकाली जाती है 1 मोल के लिए। लेकिन स्टोइकियोमेट्री द्वारा अभिक्रिया वेग कैसे निकालेंगे किस तरह से निर्धारित किया गया भाई अभिकारकों की सांद्रता क्या हो रही थी समय के साथ कम हो रही थी, लेकिन उत्पादों की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही थी बढ़ रही थी। तो उसकी कमी को और उसकी वृद्धि को की दर को किससे प्रदर्शित करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का भाग देकर क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। और जो यहाँ के जो अभिकारक उत्पाद है इसके सामने जो मोल लिखे होते हैं संख्या लिखी होती है ये क्या कहलाते हैं आपके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। तो नोट डाल के क्या लिखोगे किसी अभिक्रिया के वेग में अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर को व उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर को उसके स्टोइकियोमेट्री गुणांक से
करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? किसी अभिक्रिया के वेग में या किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में कमी की दर को व उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की दर को उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग देकर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको किसी रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे भाई? उसमें जो भी उसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उसका क्या दे देना? भाग देना। पर ध्यान रखना, यदि आपसे विलुप्त होने की दर या बनने की दर पूछता है तो आप 1 मोल के लिए ही क्या करोगे? ज्ञात करोगे। अब ये तो बात होगी, एक एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं। मैं आपको एक सामान्य समीकरण के लिए फाइनली आपका क्या रिलेशनशिप निकालने जा रहा हूं, जिसकी सहायता से आप किसी भी अभिक्रिया का क्या कर सकते हो? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और अभिक्रिया वेग में संबंध, या कह सकता हूं बनने की दर या विलुप्त होने की दर, या आप निकाल सकते हो अभिक्रिया का वेग। तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और अभिक्रिया वेग में संबंध इसलिए दिया गया कि एक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हो और एक से अधिक उत्पाद बने और उनके मोलों की संख्या क्या हो? अलग अलग हो। तो आप उनके वेग में और उनके वेग में आपस में संबंध किस तरह से निकाल सकते हो, इसके लिए क्या दिया गया? ये रिलेशनशिप। तो ये एक बार नोट करो, फिर आपको एक सामान्य रिएक्शन के लिए मैं क्या बताता हूं फाइनल आपका। देखो अपन बात करते हैं एक सामान्य अभिक्रिया की, जो आपका फाइनल क्या जाएगा? रिलेशन, जिसकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। सामान्य अभिक्रिया, मान लो N1 A अभिकारक और N2B अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? N3C उत्पाद और N4D उत्पाद का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये क्या है आपके इसको M1 M2 कर लो या M3, ये क्या कर लो? M1, ये क्या कर लो? M2। तो N1A प्लस N2B अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं भाई? आपके M1C व M2D क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं। आपकी ये कोई सामान्य अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे N1 N2 M1 M2 क्या है? अभिकारकों और उत्पादों के क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो यहाँ पे N1 N2 M1 व M2 अभिकारकों व उत्पादों के स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। N1 N2 अभिकारकों के लिए, M1 M2 क्या है? उत्पादों के लिए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो आपसे ये फाइनल निकाल रहा हूं, जो पूछे उसका ही आंसर देना है। बनने की दर, विलुप्त होने की दर पूछे तो उस हिसाब से निकालना है, और अभिक्रिया वेग पूछे तो उस हिसाब से। तो आपसे पूछ ले कि A के विघटन या वियोजन की दर, आपसे पूछ ले कि A के विलुप्त होने की या वियोजन की दर। आपसे इसको क्या कह सकते हैं? विलुप्त होने की, वियोजन की, या आप कह सकते हो विलुप्त होने की दर। आपसे पूछ ले इस क्वेश्चन में इस तरह से अभिक्रिया देंगे कि A के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी भाई? 1 मोल के लिए माइनस का dA/dt। इसी तरह से B के विघटन, वियोजन, या आप कह सकते हो विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी आपकी? माइनस का dB/dt। तो आपसे पूछ ले B के विघटन या वियोजन या विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी? माइनस का dB/dt हो जाएगी। इसी तरह से आपसे पूछ ले क्या? C के बनने की दर, C के बनने की दर कितनी हो जाएगी भाई? आपका प्लस का dC/dt।
इसी तरह आपसे पूछ ले डी के बनने की दर कितनी हो जाएगी भाई आपकी प्लस का डी डी अपॉन डी टी। तो आपसे जो पूछे वही आपको निकालना है। तो डी के बनने की दर कितनी हो जाएगी भाई आपकी प्लस का डी डी अपॉन डी टी। तो ध्यान रखना भाई आपको ये मान किसके लिए निकालने हैं, 1 मोल के लिए निकालने हैं। तो इस तरह से आपको जो पूछे उस तरह से। तो विघटन की दर बनने की दर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के लिए। अब बात करते हैं अपन अभिक्रिया का वेग कैसे निकालोगे। तो अब बात करते हैं आपने विघटन की दर, वियोजन की दर या बनने की दर किसके लिए कितनी निकाली आपने, 1 मोल के लिए। अभी अपन ने मैंने लिखा था कि क्रियाकारकों के सांद्रता में कमी की दर को और उत्पादों में सांद्रता की वृद्धि की दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग देकर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा भाई आपका बराबर माइनस 1/n1 dA अपॉन dt बराबर माइनस 1/n2 dB अपॉन dt या प्लस 1/m1 dC अपॉन dt या आप कह सकते हो प्लस का 1/m2 dd अपॉन dt हो जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप चारों अभिकारकों और उत्पादों के वेग को क्या कर सकते हो, आपस में संबंधित कर सकते हो। किसी एक का पता चल जाए तो दूसरे का मान निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन करेंगे किस तरह से निकालते हैं। तो फाइनली अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, आपसे यदि पूछे अभिक्रिया का वेग तो आपको सभी में क्या देना है, उनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का क्या देना है, भाग देना है। यदि आपसे अभिक्रिया वेग ने पूछ के वियोजन की दर या बनने की दर पूछ रही है तो किस तरह से निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल से, अर्थात उनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग नहीं देना, आपको उस गुणांक का भाग नहीं देना। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगी, तो देखो डी से अपन क्या कर रहे थे, तासनी वेग को, लेकिन यदि आपको औसत वेग के औसत वेग के बारे में पूछे तो डी की जगह क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा जाएगा। तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा भाई, औसत वेग माइनस का 1/n1 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस का 1/n2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी या आप कह सकते हो प्लस का 1/m1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी या आप कह सकते हो प्लस का 1/m2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से आपसे यदि औसत वेग पूछता है तो किस क्या निकाल सकते हो, इस तरह से। तो अभिक्रिया का वेग पूछे तो आपको स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग देना है, और यदि अभिक्रिया का वेग नहीं पूछे तो आपको क्या देना है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग नहीं देना है। तो देखो विघटन की दर या वियोजन की दर पूछे या बनने की दर पूछे तो आपको 1 मोल के लिए निकालना है, और अभिक्रिया का वेग दे तो सभी में क्या देना है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग देना है। देखो ये संबंध इसलिए किया गया कि आप सभी अभिकारकों और उत्पादों के वेग को क्या कर सको, आपस में संबंधित कर सको, जिससे यदि मान लो आपको इसका वेग पता है तो इन बाकी का वेग ज्ञात कर सकते हो किसी का भी। अभी क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा आपको, उसमें अगर आपको यदि एक अभिकारक का वेग पता है तो सभी अभिकारकों का वेग क्या निकाल सकते हो। अरे एक के बराबर बात दूसरे को रख दो, उस तरह से क्या आ जाएगा, उसका वेग आ जाएगा। तो फाइनली आप इस रिलेशन की सहायता से किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग या अभिक्रिया वेग और बनने या वियोजन की दर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, बनने की दर या वियोजन की दर में आपके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग नहीं लगेगा, और अभिक्रिया वेग में क्या लगेगा, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग लगेगा। यहाँ पे -2 लिख रहे हैं अभिकारकों के संदर्भ में और +2 लिख रहे हैं उत्पादों के संदर्भ में, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता घटती है, उत्पादों की सांद्रता क्या होती है, समय के साथ बढ़ती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे वो क्या करवाता है आपसे, गलती। तो आपको वो जो पूछे वो ही बताना है। अभिक्रिया वेग पूछे तो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग देना, और यदि नहीं पूछे बनने की दर या विलुप्त होने की दर पूछता है तो आपको क्या करना है, इस तरह से निकालना है। तो यहाँ पे
गलत होने की या गलती होने की चांस क्या होता है, ज्यादा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, किस तरह से डिनोट करोगे, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल होते हैं। तो एक बार इसको क्या करो, नोट करो। अब बात करते हैं, आपको एक अभिक्रिया दे रखी है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस से क्या बन रहा है 3Br2 प्लस 3H2। अब इस अभिक्रिया के लिए आपको सारे मान मैं निकाल के बता रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको डाटा देगा पर सामान्य सी बात करते हैं उस रिलेशन के ऊपर आप अभिक्रिया वेग को कैसे प्रदर्शित करोगे। देखो आपको, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5Br, तो स्टैकोमेट्रिक गुणांक क्या होगा इसका 5। BrO3 के आगे कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा 1। 6H प्लस के आगे कितना है 6, Br2 के आगे कितना है 3 और H2O के आगे कितना है 3। तो इनके स्टैकोमेट्रिक गुणांक उत्पाद के लिए 3 3, क्रिया के लिए 5 1 और 6। तो आपसे पूछे यदि क्या अभिक्रिया वेग, क्या पूछे आपसे अभिक्रिया वेग, क्या पूछे आपसे अभिक्रिया वेग, तो क्या लिखोगे भाई, सभी में आपको स्टैकोमेट्रिक गुणांक का भाग देना है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/5 डी Br माइनस अपॉन dt, या आप कह सकते हो माइनस का डी BrO3 अपॉन dt। अब 1/1 लिखे हुए तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, लिखते तो भी ठीक है और नहीं लिखते तो भी ठीक है। या आप कह सकते हो माइनस का 1/6 dH प्लस की सांद्रता बटे dt। तो ये क्या हो गया क्रिया कारकों के संदर्भ में। अब उत्पादों के संदर्भ में क्या हो जाएगा भाई आपका प्लस का 1/3 डी Br2 की सांद्रता अपॉन dt, या आप कह सकते हो प्लस का 1/3 H2O की dH2O की सांद्रता बटे dt। तो आपसे पूछे क्या अभिक्रिया वेग, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। आपसे पूछे क्या अभिक्रिया वेग, तो ये हो जाएगा। देखो सभी में स्टैकोमेट्रिक गुणांक का क्या दे दिया आपने, भाग दे दिया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1, तो 1 का 1 में भाग देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तभी क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो इन तीनों के लिए नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि ये अभिकारक है। इन दोनों के लिए पॉजिटिव क्यों लिखा भाई, क्योंकि ये क्या है उत्पाद, एक उत्पाद की सांद्रता। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे Br माइनस के विलुप्त होने की दर, आपसे पूछे Br माइनस के विलुप्त होने की दर, तो क्या हो जाएगी भाई माइनस का dBr माइनस अपॉन dt। यहाँ पे स्टैकोमेट्रिक गुणांक का भाग नहीं देना। तो आपसे पूछे विलुप्त होने की दर, तो कितनी हो जाएगी माइनस का dBr अपॉन dt। इसी तरह से पूछे आपसे BrO3 माइनस के विलुप्त होने की दर, आपसे पूछे BrO3 माइनस के विलुप्त होने की दर, आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा माइनस का डी BrO3 माइनस की सांद्रता अपॉन dt। इसी तरह से पूछ ले H प्लस के विलुप्त होने की दर, क्या हो जाएगी भाई आपकी माइनस का डी H प्लस अपॉन dt।
इसी तरह नेक्स्ट पूछ ले आपसे Br2 के बनने की दर, तो क्या हो जाएगी भाई आपकी प्लस का dBr2 अपॉन dt। इसी तरह से पूछ ले आपके H2O के बनने की दर, तो क्या हो जाएगी प्लस का dH2O अपॉन dt। तो जिस तरह से आपको पूछे उसी का क्या देना है आंसर। यदि विलुप्त होने की दर, बनने की दर, तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ 1 मोल के लिए स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग नहीं देना। और यदि वेग पूछ रहा है तो पूरे वेग समीकरण में क्या दोगे, सभी में इनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग दोगे। तो अपन ने पहला एग्जांपल कर लिया है। इस तरह से आपने क्या कर लिया है, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग और इनके विलुप्त होने की दर और बनने की दर हो गई। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और करवा देता हूं, उसके बाद में अपन करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल किस हिसाब से आते हैं। आपसे दे दे दूसरा एग्जांपल जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस मिलके क्या बना रही है, अमोनिया का गैसेस अमोनिया का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। आपको दूसरी रिएक्शन जैसे ये दे दी, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अभिक्रिया वेग और विलुप्त होने की दर, बनने की दर निकालो। तो देखो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा भाई आपका, अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का dN2 अपॉन dt। देखो यहाँ पे इसका स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 1 है, H2 के लिए 3 और इसके लिए तो 1 में 1 का भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बराबर माइनस 1/3 dH2 की सांद्रता अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है 3। इसी तरह से उत्पाद के संदर्भ में कितना हो जाएगा, प्लस का 1 dNH3 की सांद्रता अपॉन dt। तो अभिक्रिया वेग तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। अब आपसे पूछ ले N2 के विलुप्त होने की दर कितनी हो जाएगी, माइनस का dN2 अपॉन dt। देखो आप इसी से मत घबराना या ये मत सोचना कि सर यहाँ पे अभिक्रिया वेग और इसके बनने की दर क्या है, विलुप्त होने की दर बराबर। देखो 1 मोल के लिए मैंने पहला एग्जांपल करवाया था आपका ए से बी, तो उसमें बनने की दर और विलुप्त होने की दर या उत्पादों के संदर्भ में, क्रियाकारों के संदर्भ में अभिक्रिया वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि 1 मोल से क्या होगा, कोई कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि इन दोनों का मान, ये मान आ सकता है, समान भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है। इसी तरह से आपका H2 के विलुप्त होने की दर कितनी हो जाएगी भाई आपकी, माइनस dH2 अपॉन dt। इसी तरह से आपसे पूछ ले NH3 के बनने की दर कितनी हो जाएगी भाई आपका, प्लस dNH3 की सांद्रता अपॉन dt। तो आपसे जो पूछे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वही निकालना है। तो इस तरह से आप क्या 2 एग्जांपल करवा दिए, वेग निकालना है, सभी को बराबर करके सभी में क्या दे दोगे, उनके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक का भाग। और विलुप्त होने की दर और बनने की दर किसके लिए निकाली जाती है, आपकी 1 मोल के लिए निकाली जाती है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल किस हिसाब से आता है अपन देखते हैं। देखो बच्चों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है, x प्लस वाई क्रिया करके क्या बनाते हैं 2z, अर्थात x प्लस वाई के 1 मोल आपस में क्रिया करके z के कितने बनाते हैं 2 मोल। इस अभिक्रिया के लिए आपको दिया हुआ है
कि x के विलुप्त होने की दर 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड पाई गई। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन वायु के विलुप्त होने की दर और z के बढ़ने की दर। देखो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप क्या लिख लो, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग समीकरण लिख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि अभिक्रिया वेग क्या है। फिर आपसे जो पूछ रहा है या जो गिवन है उसको लिख लो और आपस में क्या कर दो, संबंधित कर दो, दूसरे का मान आ जाएगा। देखो अपन निकालते हैं इस टाइप को मीट्री द्वारा अभिक्रिया वेग, स्टोइकियोमेट्री द्वारा अभिक्रिया वेग। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा भाई आपका माइनस का dx अपॉन dt बराबर माइनस का dy अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा भाई प्लस का 1/2 dz अपॉन dt। तो ये क्या हो गया भाई आपका अभिक्रिया वेग। तो देखो इसके लिए तो स्टोइकियोमेट्री गुणांक 1 है, y के लिए भी 1 है, लेकिन z के लिए कितना है 2। तो आपने क्या निकाली है, सबसे पहले क्या लिखो, स्टोइकियोमेट्री द्वारा अभिक्रिया वेग। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x के विलुप्त होने की दर आपको दी हुई है, x के विलुप्त होने की दर, अर्थात गिवन क्या है भाई, x के विलुप्त होने की दर, अर्थात क्या दी हुई है माइनस का dx अपॉन dt, और एक मोल के लिए ये कितनी दी हुई है आपकी 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स, आपको ये दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, y के विलुप्त होने की दर और z के बनने की दर। देखो यहां से आप इनको बराबर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, y के विलुप्त होने की दर क्या पूछ रहा है, माइनस का dy अपॉन dt, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप यहां से लगा सकते हो कि dx अपॉन dt और dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, चूंकि माइनस का dy अपॉन dt किसके बराबर है भाई, x के विलुप्त होने की दर के बराबर, क्योंकि दोनों का क्या है एक एक मोल है। तो इसका मान क्या है, इसके बराबर है इस वेग समीकरण से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना है dx अपॉन dt माइनस का 10 की पावर -3 मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या आ गया भाई, y के विलुप्त होने की दर माइनस की dy अपॉन dt कितनी आ गई 10 की पावर -3 मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपके z के बनने की दर। तो z के बनने की दर क्या हो जाएगी, z के बनने की दर क्या हो जाएगी माइनस प्लस का dz अपॉन dt, ये मान निकालना है। अब इस मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, इनमें से किसी में भी आपस में संबंध कर दो। तो देखो dy अपॉन dt आपने निकाल लिया, ये आपको गिवन में चाहिए, तो इसको और इसको आपस में संबंधित कर दो, चाहे इसको और इसको। तो आप कर लो x के बीच में y के बीच, तो x के और y के z के वेग में क्या संबंध है भाई, माइनस का dx अपॉन dt बराबर क्या है 1/2 dz अपॉन dt है। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, प्लस का dz अपॉन dt। तो यदि मैं इस दो को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपका dz अपॉन dt। तो आपको क्या ज्ञात करना है, प्लस का dz अपॉन dt, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा माइनस का dx अपॉन dt। तो आपको इसका मान दिया हुआ है, रिटर्न की दर माइनस का dx अपॉन dt कितना है 10 की पावर -3। तो आपको फाइनली कितना आ गया भाई, प्लस का dz अपॉन dt का मान कितना आ गया 2 गुणा 10 की पावर -3 मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स। तो z के बनने की दर प्लस का dz अपॉन dt कितना आ गया भाई आपका 2 गुणा 10 की पावर -3 मोल पर लीटर इनवर्स पर सेकंड इनवर्स। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अभिक्रिया का वेग समीकरण लिख लो और जो गिवन है उसको लिख लो। यहाँ पे दिया हुआ है x के विलुप्त होने की दर, अर्थात माइनस का dx अपॉन dt दिया हुआ है।
फिर आपसे जो पूछ रहा है तो जो गिवन है उसके मध्य जो संबंध है अभिक्रिया वेग में, उन दोनों समीकरणों को आप लिख लो। तो यहाँ पे आपको देखो ये अभिक्रिया वेग क्या आ गया, माइनस का dx अपॉन dt बराबर माइनस का dy अपॉन dt बराबर प्लस का 1/2 dz अपॉन dt। ये आपने अभिक्रिया वेग ज्ञात कर लिया। अब आपको गिवन है क्या है भाई, x के विलुप्त होने की दर अर्थात माइनस का dx अपॉन dt कितना है 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन y के विलुप्त होने की दर, तो आप x और y के वेग को आपस में संबंधित कर दोगे तो आपको y के विलुप्त होने की दर मिल जाएगी। तो आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में, चूंकि आप जानते हो कि dy अपॉन dt और dx अपॉन dt क्या है, दोनों बराबर, तो यही अभिक्रिया के विलुप्त होने की दर है और यही क्या है, वेग है। यहाँ पे एक पोल के लिए दोनों का मान बात क्या हो गई, समान हो गई। तो आपने क्या किया, माइनस dy अपॉन dt के बराबर क्या रखा, माइनस का dx अपॉन dt। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, इसका मान कितना है 10⁻³ तो y के विलुप्त होने की दर कितनी आ गई भाई आपकी 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है z के बनने की दर। देखो z के बनने की दर किसी से निकालो, चाहे x वाले और y वाले में संबंध कर दो, चाहे y में और z में संबंध कर दो, दोनों का मान गिवन है dx अपॉन dt का भी और माइनस का dy अपॉन dt का भी। तो अपन ने क्या किया, z के बनने की दर अर्थात प्लस का dz अपॉन dt। तो x और z के वेग में अपन संबंध करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं dx अपॉन dt बराबर क्या है प्लस का 1/2 dz अपॉन dt। यहाँ पे आपको निकालना क्या है dz अपॉन dt, तो dz अपॉन dt निकालोगे तो ये दो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो dz अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा माइनस का dx अपॉन dt हो जाएगा। तो यहाँ से 2 है माइनस का dx अपॉन dt का आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड गिवन है। अब इसको रख दो तो आपके z के बनने की दर कितनी आ गई भाई 2 गुणा 10⁻³ आ गई। तो इस तरह से क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वेग समीकरण लिखो, उसके बाद में गिवन है उसको लिख लो, फिर आप वेग समीकरण से आपस में क्या कर लो, जिसका मान निकालना है उसको क्या कर दो आपस में संबंधित करके रख दो, फिर आपको जो मान निकालना उसका मान निकाल लो। इस तरह से अपन को y का मान निकालना है तो x और y का वेग सम लिख दो, और यदि z में निकालना है तो x और z का रख दो या y और z का। इस तरह से क्या करते हैं स्टोइकियोमेट्री या आपके जो वेग अभिक्रिया वेग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक होगी। अगले लेक्चर में मैं स्टोइकियोमेट्री के ऊपर और भी बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो आप ध्यान रखना भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगले लेक्चर में भी आपको कम से कम आधा घंटा और देना होगा इसके ऊपर अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल करने के लिए। तो अगले वीडियो का करो इंतजार, उसमें मैं इससे भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पे होगी। आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर से कह रहा हूं, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।